मैं डॉक्टर आर एस लुका, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज बिलासपुर, पुनः आपके लिए एक टॉपिक के ऊपर व्याख्यान लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है और फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का विकास प्रायः चेलेजल मेगास्पोर्स के इलोंगेशन से प्रारंभ होता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से जो माइक्रोपाइलर चेलेजल अक्ष पर होती है। प्रारंभ में मेगास्पोर्स का कोशिका द्रव्य नॉन वैक्यूलेटेड होता है, परंतु धीरे धीरे इसमें अनेक छोटी वैक्यूल्स जो है वो प्रकट होने लगती हैं, जो बाद में संयुक्त होकर के एक बड़ी वैक्यूल बनाती हैं। मेगास्पोर के केंद्रक में 3 माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लियस बनते हैं। पहले विभाजन का स्पिंडल मेगास्पोर के वर्टिकल एक्सेस से अभिविन्यस्त रहता है और इस विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है या साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो नहीं होती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट या वेरियस स्टेजेस हैं जो एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के, वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक बृहद केंद्रीय रिक्तिका के द्वारा पृथक रहते हैं और जो वैक्यूल होता है उसका इलोंगेशन जो है वो होता है और रिक्तिका के इलोंगेशन से 2 संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक मेगास्पोर के चेलेजल एंड पर और दूसरा जो है वो माइक्रोपाइलर पोल पर पहुंच जाता है। प्रत्येक केंद्रक पुनः 2 बार विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों पोल पर अब 4-4 न्यूक्लियस जो है वो हमको दिखाई देते हैं। नीचे हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहले तो वो जो पहले वाले डायग्राम में मेगास्पोर मदर सेल्स है और नीचे वाले में हम देख रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियस का जो है वो डिवीजन हो रहा है, फिर 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस जो है हो रहे हैं और ये दोनों पोल पर चेलेजल और माइक्रोपोलर एंड पर जो है पहुंचते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रक चेलेजल एंड पर और 4 जो है वो माइक्रोपोलर एंड पर जो है वो हमको दिखाई देते हैं और इस अवस्था तक सभी केंद्रक जो है एक ही सामान्य साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसके पश्चात जो सेंट्रल कोशिका होती है उसमें इन केंद्रकों का पुनर्गठन जो है वो होता है और एम्ब्रियोसेक के जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर स्थित 4 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस जो है वो संगठित होकर के एक एपरेटस बनाने का काम करते हैं और चौथा केंद्रक जो है वो सेंटर में आकर के या केंद्र की ओर सरक करके पोलर न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार जो चेलेजल पोल होता है वहां पर स्थित 4 न्यूक्लियस में से 3 केंद्रक जो है वो संगठित होकर के एंटीपोडल, नीचे हम देख रहे हैं 3 एंटीपोडल सेल्स को बनाते हैं और चौथा न्यूक्लियस जो है वो केंद्रीय कोशिका के केंद्र की ओर खसक करके पोलर न्यूक्लियाई बनाता है और दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोपाइलर एंड है और जो चेलेजल एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड में हम देखते हैं कि सिनर्जी और एग सेल जो है वो होते हैं। तो इस तरह से 3 न्यूक्लियस वाला एग एपरेटस जो है वो होता है, बीच उसमें का एक न्यूक्लियस जो है सरक करके बीच में आ जाता है और इधर जो नीचे एंटीपोडल सेल्स जो है 3 न्यूक्लियस बनाती है उसमें का भी एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ करके, तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस स्टेज जो है वो एम्ब्रियोसेक का हमको दिखाई देता है। तो लगभग इस तरह का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो लगभग 81% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो पाया जाता है और ये एम्ब्रियोसेक केवल एक मेगास्पोर से विकसित होता है और मेगास्पोर्स का जो न्यूक्लियस है वो विभाजित होकर के कुल 8 न्यूक्लियस जो है वो बनाने का काम करता है। इसलिए इसे हम मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक कहते हैं।
या पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो से कहते हैं। मतलब एक जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा था वीडियो में कि किस तरह से मेगा स्पोर्स जो है वो बन रहे हैं, 4 मेगा स्पोर्स बने थे, जिसमें से मैंने बताया था कि कई बार 2, किसी में 1, किसी में पूरे के पूरे मेगा स्पोर्स जो है वो फंक्शनल जो है वो होते हैं। तो उस एक मेगा स्पोर से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो 8 न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियोसेक है उसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक या पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक जो है वो कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स या एम्ब्रियोसेक। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अधिकांश पौधों में पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है और ये मेगास्पोर मदर सेल्स के मियोसिस से बने या अर्धसूत्रण से बने जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं उसमें से एक मेगास्पोर से ये विकसित होने का काम करते हैं। इसी कारण इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। अनेक पौधों में एम्ब्रियोसेक जो है वो 2 या 4 मेगास्पोर्स से भी बनता है। माहेश्वरी ने 1950 और 1963 में इन्होंने काम किया और इन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियोसेक के निर्माण में भाग लेने वाले जो मेगा स्पोर्स होते हैं उनकी संख्या जो है वो डिपेंड करती है मेगा स्पोर्स के केंद्रक में होने वाले विभाजनों की संख्या और मेच्योर एम्ब्रियोसेक में केंद्रकों की संख्या व उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणपोष को निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त जो है वो किया जाता है आगे जा करके। तो मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है या एम्ब्रियोसेक है उसको माहेश्वरी ने जो है उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या के आधार पर क्लासिफाइड किया और इस प्रकार उन्होंने एम्ब्रियोसेक को 3 प्रकार से बांटा है: मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब हम देखेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जैसे कि स्पष्ट अभी मैंने बताया कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो केवल इसका मतलब होता है कि इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो एक मेगा स्पोर से विकसित होता है। चूंकि इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के सभी केंद्रक एक ही मेगा स्पोर्स के विभाजन से बनते हैं, अतः जेनेटिकली यदि हम देखें तो एम्ब्रियोसेक के सभी न्यूक्लियस जो है वो बिहेवियर में या एक समान जो है ये होते हैं। और जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलीगोनम, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, GO होना था तो पोलीगोनम टाइप, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो पोलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक और दूसरा होता है ओइनोथेरा टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो पोलीगोनम में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है वो होते हैं और ओइनोथेरा में भी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक होता है लेकिन 4 न्यूक्लिएट ये होते हैं। पहला हम देखेंगे डायग्राम में भी जैसे हो रहा है, शो हो रहा है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक में इसका विकास जो है वो कैसे होता है। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो चेलेजल मेगा स्पोर्स से विकसित होता है। ये 8 न्यूक्लिएट होता है। मेच्योर एम्ब्रियो सेक जो है उसमें यदि हम देखते हैं तो लास्ट वाले में हम देख रहे हैं पोलीगोनम टाइप में कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है वो इसका एम्ब्रियो का जो है वो बन रहा है, एम्ब्रियो सेक का जो है वो बन रहा है। इसमें से 3 जो हैं वो एक एपरेटस बनाते हैं, 3 जो हैं न्यूक्लियस वो एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं और 2 जो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस तरीके से ये न्यूक्लियस का संगठन जो है वो बनता है। क्योंकि अधिकांश पौधों में इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है इसलिए इस पोलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक को हम नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक कहते हैं। फिर स्ट्रासबर्गर ने 1879 में सबसे पहले पोलीगोनम डाइवेरी वेरिकेटम में इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को देखा था। तो इसी के आधार पर इसका नाम जो है वो पोलीगोनम टाइप जो है वो पड़ा है। दूसरा जो है हम देख रहे हैं ओइनोथेरा टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक
4 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। अयोनिथेरा में इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से बनते हैं, जबकि अभी मैंने बताया पोलीगोनम टाइप में जो है वो चेलेजल एंड पर जो मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं उससे एम्ब्रियोसेक का निर्माण होता है, जबकि अयोनिथेरा में माइक्रोपाइलर साइड में जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं उससे इस प्रकार का जो 4 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो बनता है। चूंकि इसके मेगास्पोर्स का केंद्रक जो है वो केवल 2 बार ही विभाजित होता है, जिसके कारण 4 न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं, है ना। हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि 2 बार विभाजन जो है वो हो रहा है इसमें, कि इसलिए 4 न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं। तो जो मेच्योर एम्ब्रियोसेक में जो है वो 3 जो न्यूक्लियस है वो संगठित होकर के एक एपरेटस बनाने का काम करते हैं, आखिरी में हम देख रहे हैं, और चौथा केंद्रक जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। तो अयोनिथेरा टाइप के एम्ब्रियोसेक में एंटीपोडल सेल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है सेकंड डायग्राम में कि ऊपर में 3 एग एपरेटस दिख रहे हैं मेच्योर एम्ब्रियो टाइप जो लास्ट से खंड में हम देख रहे हैं, और बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस है और एंटीपोडल सेल्स इसमें अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो ओनाग्रेसी फैमिली का लाक्षणिक गुण जो है वो होता है। नेक्स्ट है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में जो एम्ब्रियोसेक होता है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक युक्त पौधों में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पहला जो विभाजन हो गया उसके बाद जो है वो जो मतलब भित्ति का कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो हो रहा है, जिससे डायड का निर्माण जो है वो होता है। इस अवस्था में डायड की एक कोशिका जो है वो अपरासित हो जाती है और दूसरी कोशिका का केंद्रक ही विभाजित होता है, और इस विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म में विभाजन जो है वो नहीं होता है, और इस प्रकार दोनों केंद्रक जो हैं वो एम्ब्रियोसेक का निर्माण करते हैं। प्रत्येक मेगास्पोर केंद्रक में 2 माइटोटिक डिवीजन जो है वो होते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं चौथे डायग्राम में कि 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे जो है वो एक देखो पहला डायग्राम था मोनो एक न्यूक्लियस, फिर उसमें विभाजन हुआ, एक नष्ट हो जाता है, और उसके बाद 2 माइटोटिक डिवीजन जो है होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लियस का बनना यहाँ पर होते हैं। और इन 8 न्यूक्लियस में यदि हम मेच्योर लास्ट वाला हम देख रहे हैं तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक जो है उसमें दिख रहा है, और 2 पोलर पे पोलर चेलेजल और माइक्रोपोलर एंड पर हम देख रहे हैं कि जब डिवीजन होता है तो 4 न्यूक्लियस का सेट जो है वो बनता है, जिसमें से 3 जो है वो एक एंड पर और 3 जो है दूसरे एंड पर बन करके एंटीपोडल और एग एपरेटस बनाने का काम करते हैं। दोनों दिशाओं से एक एक न्यूक्लियस आकर के बीच में पोलर न्यूक्लियस जो है वो बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आनुवांशिक आधार पर 4 केंद्रक जो है वो एक प्रकार के और 4 जो है वो एक दूसरे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बाई स्पोरिक जो एम्ब्रियोसेक है उसमें 2 प्रकार के ये होते हैं। एलियम टाइप का, एलियम टाइप में कि इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो रिप्रोडक्टिव कोशिका के मियोसिस से या अर्धसूत्रण से बने जो 2 डायड होते हैं उनमें से चेलेजल डायड से ये विकसित होने वाले होते हैं। मतलब इसमें जो एलियम में जो बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है वो चेलेजल एंड से चेलेजल साइड के न्यूक्लियस के डिवीजन से जो है होता है, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लिएट बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो बनते हैं। और दूसरा होता है, नाम है डायग्राम इसमें मैं शो नहीं कर पाई हूँ, दूसरा है
एंडाइमियन टाइप का बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, जिसमें ये सेम वैसा ही डिवीजन होता है एलियम के जैसे, लेकिन इसमें जो मेच्योर एम्ब्रियोसेक बनते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड वाले या माइक्रोपाइलर डायड वाले न्यूक्लियस के विभाजन से होते हैं। तो बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में जो एलियम टाइप का बायोस्पोरिक एक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक है वो चेलेजल न्यूक्लियस के डिवीजन से या चेलेजल डायड के न्यूक्लियर डिवीजन से ये एटिस्पोरिक न्यूक्लिएट वाला जो एम्ब्रियोसेक है वो बनता है, जबकि एंडाइमियन टाइप में माइक्रोपाइलर एंड से या डायड से एम्ब्रियोसेक का निर्माण जो है वो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक में हम देखते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल का जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो चारों जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं एक ही कोशिका में, क्योंकि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है इसलिए जो चारों हेप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही कोशिका में रह करके सीनोमेगास्पोर बनाते हैं। और जब एम्ब्रियोसेक इस प्रकार के सीनोमेगास्पोर से विकसित होते हैं तो चारों न्यूक्लियस उसमें सहयोग देते हैं और एक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक बनता है, इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का विकास जो है वो अर्धसूत्रण से बने चारों न्यूक्लियस से होता है, अतः अनुवांशिकी के आधार पर इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो डायस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की अपेक्षा अधिक हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। हेट्रोजीनस नेचर के होंगे मतलब इसमें कि चार जो न्यूक्लियस बनते हैं वो चारों के मिलने से होता है, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनस प्रकार के आनुवंशिकी दृष्टिकोण से ये बाइस्पोरिक से डिफरेंट टाइप के ये एम्ब्रियोसेक जो है वो होते हैं। अब ये चूंकि चार हेप्लॉइड न्यूक्लियस के आपस में संगठित होने से टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो बनता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये चारों जो अगुणित जो केंद्रक होते हैं उनकी स्थिति जो है और उसमें विभाजन की संख्या है और मेच्योर एम्ब्रियोसेक में केंद्रकों की जो व्यवस्था के आधार पर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक बन रहे हैं, इन सब गुणों के आधार पर ही हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक को डिफरेंट टाइप से जो है वो बांटे हैं और हम क्या साइंटिस्ट लोगों ने देखा है। और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है इन्हीं सब विशेष गुणों के आधार पर, अर्थात उसमें जो हेप्लॉइड चार न्यूक्लियस की स्थिति क्या है, उसमें विभाजन की संख्या किस प्रकार से हो रही है और उस जो मेच्योर एम्ब्रियोसेक जो है बनता है तो उसमें केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है, इसके आधार पर 6-7 प्रकार के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक जो है वो एडोक्सा और एडोक्सा टाइप में हम देखते हैं कि एडोक्सा टाइप वाले में डायग्राम शायद मिस हो गया है। एडोक्सा टाइप वाले में हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है और
टेट्रास्पोरिक में, सॉरी एक मिनट, ये जो डायग्राम है, लास्ट वाला जो डायग्राम है वो एडोक्सा टाइप का टेट्रास्पोरिक एट न्यूक्लिएट है ना, क्रम से नहीं है ये डायग्राम, थोड़ा सा क्योंकि ऐसा ही नेट पर भी मिला और बुक में भी था। तो लास्ट वाला हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला डायग्राम आप लोग देखिए, टेट्रास्पोरिक एट न्यूक्लिएट एडोक्सा टाइप जो है वो दिया है। इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक जो है वो एट न्यूक्लिएट होता है। ये 8 न्यूक्लियस जो है वो अर्धसूत्रण से बने 4 जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, उनके सूत्री विभाजन से या माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। और एम्ब्रियो सेक में इन केंद्रकों की व्यवस्था जो है वो पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक के समान ही होता है। अर्थात पॉलीगोनम में हमने देखा कि 3 एंटीपोडल और 3 एग apparatus और 2 पोलर न्यूक्लियाइज जो है वो होते हैं। तो इसलिए इसमें 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप का एडोक्सा में एम्ब्रियोसेक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है वो बनता है। दूसरा है प्लम्बेगो, जस्ट एडोक्सा के लास्ट से सेकंड वाला हम देखेंगे, प्लम्बेगो टाइप का टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में जो मेगास्पोर मदर सेल्स के रिडक्शन डिवीजन से बने जो 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो कोशिका के 4 सिरों पर, अर्थात चारों दिशाओं पर हम थर्ड में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। और एक एक न्यूक्लियस जो है वो चारों एंड पर है, चारों, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं, इस तरह से इसका अरेंजमेंट जो है वो हो जाता है। और कहने का मतलब होता है कि चारों सिरों पर, अर्थात एक चेलेजल एंड पर, एक माइक्रोपाइलर में, और शेष 2 जो है वो लेटरल सरफेस पर या पार्श्व सतह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इन केंद्रकों में पुनः से एक बार और विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक सिरे पर 2-2 केंद्रक जो है वो हो जाते हैं। लास्ट से सेकेंड का फोर्थ डायग्राम आप देखिए, उसमें दिख रहा है। और प्रत्येक सिरे पर एक एक केंद्रक जो है वो कोशिका के केंद्र पर आकर के 4 पोलर न्यूक्लियस जो है वो बनाने का काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल जो है वो बनता है। और इसमें सिनर्जिट कोशिकाएं जो हैं वो सेल्स जो है वो अनुपस्थित होती हैं। और शेष 3 जो हैं वो चेलेजल एंड पर या 2 जो है वो पार्श्व सिरे पर, मतलब 3 जो है 3 सिरे, मतलब एक जो चेलेजल और 2 जो है लेटरल सतहों पर बचे केंद्रक जो है वो बाद में विलुप्त जो है हो जाते हैं। कभी कभी ये केंद्रक अपने अपने स्थानों पर एक एक कोशिका बना लेते हैं, जो अतिरिक्त एक सेल की भांति जो है वो प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्लम्बेगो टाइप के एम्ब्रियोसेक में सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल्स जो है वो अनुपस्थित होती हैं। और इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो प्लम्बेजिनेसी फैमिली के सदस्यों में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, जो ऊपर से सेकंड वाला डायग्राम देखिए, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इसमें हम देख रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में रिडक्शन डिवीजन से बने 4 हेप्लॉइड केंद्रकों में से 2 बार सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक जो है वो बनता है। जो ऊपर से सेकंड वाला जो डायग्राम है, इसमें हम 5वें नंबर पे हम देखेंगे कि पहले तो देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 दूनी 16 जो है वो न्यूक्लियस जो है वो बन रहे हैं। और इस तरह से 12 जो केंद्रक हैं वो 3-3 के समूह में माइक्रोपाइलर चेलेजल एंड पर, और 2 जो है वो लेटरल सरफेस पे, इनका अरेंजमेंट जो है वो व्यवस्थित जो है वो हो जाते हैं। और शेष 4 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से केंद्रकों का माइक्रोपाइलर समूह जो है वो प्राय एग apparatus बनाता है, और शेष 3 समूह जो है वो अपरासित हो जाते हैं। तो इस एम्ब्रियोसेक में डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात अत्यधिक 5x वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो बनता है। तो इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो है वो पिनियेसी फैमिली के अतिरिक्त जो है मालपिगिएसी और यूफॉर्बिएसी
फार्पिएसी फैमिली के सदस्यों में जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को हम टेट्रास्पोर, क्योंकि इनके जो एम्ब्रियोसेक में 16 जो न्यूक्लियस हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेपरोमिया टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो सबसे ऊपर में हम देख रहे हैं टेट्रास्पोरिक, जो मतलब चारों दिशाओं में जो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चारों के चारों न्यूक्लियस जो हैं वो उसमें डिवीजन होता है और वो एम्ब्रियोसेक बनाने का काम करते हैं। तो ये पेपरोमिया पहला वाला डायग्राम है जिसमें जिसमें भी एम्ब्रियो सेक में 16 न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक के 4 हेप्लॉइड जो मेगास्पोर के न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2 बार माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 16 हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं। इनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर छोर पर एक एग सेल और दूसरा जो है एक सिनर्जिड सेल जो है वो बनाता है, और 8 न्यूक्लियस जो हैं वो सेक के केंद्र में, सेक के सेंटर में आपस में संलयित होकर के 8 एक्स बनाने का काम करते हैं, है ना। तो शेष 6 केंद्रक जो हैं वो एम्ब्रियोसेक के चेलेजल एंड पर 6 कोशिकाओं का समूह बनाते हैं। तो इस तरह से पूरे 16 न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाता है, और इसकी तुलना जो है, जो कि 6 कोशिकाएं जो हैं वो चेलेजल एंड पर जाती हैं, ये प्राय एंटीपोडल सेल्स को के जैसे ही बिहेव जो है वो करती हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 6 कोशिकाएं एंटीपोडल, 8 जो है वो सेंट्रल सेल्स जो है वो बनाने का काम करती हैं, और जो एक एक्सेल और एक सिनर्जिड, इस तरह से 16 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसेक जो है वो बनता है। नेक्स्ट है ड्रूसा टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, जो कि तीसरे नंबर के ऊपर से तीसरे नंबर के डायग्राम में हम देख रहे हैं। ये पेनिया और पेपरोमिया टाइप के तरह ही का एम्ब्रियोसेक होता है, जिसमें कि 16 न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियोसेक में पाए जाते हैं, और मेच्योर एम्ब्रियोसेक में इनमें से 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक एपरेटस बनाते हैं, मतलब इन 16 न्यूक्लियस में से 3 जो है वो एक एपरेटस बनाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो 3 और 2 5 हुए, तो बच गए 11 जो न्यूक्लियस होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स को बनाने का काम करते हैं। इस तरह से 16 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक जो है वो बन जाते हैं। तो कभी कभी केंद्रकों के विभाजनों में अनियमितता भी जो है वो देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण ड्रूसा टाइप के मेच्योर एम्ब्रियोसेक में केंद्रकों की संख्या कभी कभी कम या अधिक भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रिटिलेरिया टाइप। चौथा डायग्राम ऊपर से हम देख रहे हैं टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में रिडक्शन डिवीजन से बने 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस में से 3 जो न्यूक्लियस होता है वो चेलेजल एंड पर जाकर के डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, और चौथा जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर स्थित होता है। अब जो चेलेजल एंड पर स्थित जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था और माइक्रोपाइलर एंड पर स्थित एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, इनमें 2 बार सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चेलेजल एंड पर 4 डिप्लॉइड और माइक्रोपाइलर एंड पर 4 हेप्लॉइड केंद्रक बन जाते हैं। परिपक्व एम्ब्रियोसेक से बने 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस में एग एपरेटस में, और 3 जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो एंटीपोडल सेल में, और शेष बचा हुआ एक हेप्लॉइड और एक ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है वो संलयित होकर के एक टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं।
तो इस तरीके से न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है। सातवां हम देखेंगे प्लम्बेजेला टाइप, जो कि ऊपर से पांचवें नंबर का और नीचे से तीसरे नंबर का इसमें डायग्राम में शो हो रहा है। प्लम्बेजिला टाइप का टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का प्रारंभिक विकास भी फ्रिटिलेरिया टाइप की ही होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात केंद्रकों का जो फ्यूजन है उससे एक ट्रिप्लॉइड और एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो चेलेजल छोर में और हेप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर छोर में चला जाता है या स्थित रहता है। इन दोनों केंद्रकों में एक बार, मतलब एक हेप्लॉइड और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में एक बार सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियोसेक में 4 न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। इनमें से 2 जो है वो हेप्लॉइड वाले होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होते हैं, और 2 ट्रिप्लॉइड जो होते हैं सेट उनका वो चेलेजल एंड पर स्थित होते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड पर स्थित 2 जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो एग सेल बनाता है, और इसी प्रकार जो चेलेजल एंड पर स्थित 2 ट्रिप्लॉइड केंद्र होते हैं उनमें से एक जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो एंटीपोडल सेल बनाता है, और शेष बचा हुआ ट्रिप्लॉइड और एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस संलयित होकर के एक टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं, और इस तरह से 16 न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है। ये आवश्यक नहीं होता है कि किसी एक जाति के पौधे में केवल एक ही प्रकार का एम्ब्रियोसेक हो, एक ही जाति में 2 या संभवतः अधिक प्रकार के एम्ब्रियोसेक भी पाए जा सकते हैं, और एम्ब्रियोसेक में केंद्रकों की संख्या जो है वो टेम्परेचर के द्वारा भी प्रभावित जो है वो हो जाती है। अधिक तापमान, या हम कह सकते हैं कि 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर केंद्रकों में विभाजन जो है बहुत तेजी से होता है, और यदि तापमान कम हो जाता है 15 से लेकर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभाजन की दर जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है ये हमने देखा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक, या जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसकी क्या संरचना होती है। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि पहले ही मैंने बता चुका कि विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोसेक का विकास जो होता है वो मेगास्पोर्स के एक मियोटिक और एक या अधिक माइटोटिक सेल डिवीजन से या न्यूक्लियर डिवीजन से जो है वो होता है। और यदि मेच्योर एम्ब्रियोसेक को हम देखें तो उसमें जो है वो एग सेल, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स और मल्टीपल एम्ब्रियोसेक, और ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम मैच्योर एम्ब्रियोसेक का अध्ययन जो है वो करेंगे। लेकिन यदि हम मैच्योर एम्ब्रियोसेक को यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से उसमें एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स और सेंट्रल सेल्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं। ये डायग्राम हम देख रहे हैं जो कि मेच्योर एम्ब्रियोसेक का ये डायग्राम है, जिसमें कि इसमें एग एपरेटस, एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड्स भी जो है वो दिखाई दे रही हैं, और एग सेल जो है वो अपने आसपास के जो है जो एग एपरेटस है वो 2 सिनर्जिड कोशिकाओं से और एक जो है वो एग सेल से जो है वो हमको बना हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है जो कि सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ये सिनर्जिड सेल एक्चुअल में सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि एग सेल को घेरे हुए रहती है, उनकी रक्षा करने का काम करती हैं। और जो एंटीपोडल कोशिकाएं हैं ऊपर हम देख रहे हैं, इनमें से इनकी भी संख्या जो है वो 3 होती है, और चेलेजल एंड पर ये पाए जाते हैं। जबकि जो एग एपरेटस है जिसमें कि 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल पाए जाते हैं, ये प्रायः एम्ब्रियोसेक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये पाए जाते हैं।
तो इस तरह से हुए और केंद्र में दो हम देख रहे हैं डायग्राम में पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल्स में दो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं, जो कि ये पोलर न्यूक्लियाई किससे बनते हैं, जो कि आपको मालूम है कि दो बार समसूत्री विभाजन होता है न्यूक्लियस में, तो 8 न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं, जिसमें से 3 जो है दोनों पोल के एक एक जो न्यूक्लियस होते हैं वो केंद्र की ओर स्थानांतरित होकर के सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई बनाने का काम करते हैं, और 3 जो है वो एग एपरेटस और 3 जो है वो एंटीपोडल सेल बनाने का काम जो है वो करते हैं। तो हालांकि 81% प्लांट्स में इस तरह का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। बाकी क्या एम्ब्रियो सेक का मैंने बाइस्पोरिक और मोनोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक की मैंने बताया, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक न्यूक्लिएट स्टेज ही होगा, अलग अलग प्रकार के मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 16 और 16 से ज्यादा भी न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियो सेक में जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सेक में जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं और अपनी सेंट्रल सेल्स होती है, इनकी संख्या जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। और जो मेच्योर एम्ब्रियो की जो बाह्य भित्ति होती है उसमें प्लाज्मोडिस्मेटा जो है वो नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, तो जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो पाए जाते हैं, और इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो कहते हैं। तो ये जो परिपक्व जो एम्ब्रियो सेक होता है उसकी बाह्य भित्ति में कोई भी प्लाज्मोडिस्मेटा जो है वो नहीं पाए जाते हैं, तथा कभी कभी ये भित्ति जो होती है वो क्यूटीन से ढकी हुई होती है, और एम्ब्रियो सेक के सभी घटक जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जो जीव द्रव्य जो फिलामेंट होते हैं या तंतु होते हैं उनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसमें डिक्टियोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रचुर मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो एग सेल होता है वो क्या होता है। एग सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होता है। ये एग सेल या अंड कोशिकाएं जो होती हैं ये माइक्रोपाइलर छोर पर प्राय दो सिनर्जिट के साथ में मिलकर के एक एपरेटस बनाने का काम करती हैं, और जो ये सिनर्जिट कोशिकाएं होती हैं ये एग सेल के दोनों लेटरल सतह पर ये पाई जाती हैं, और एग सेल को ये घेरे हुए रहती हैं। एक कोशिका की जो माइक्रोपाइलर छोर की भित्ति जो होती है या बाहर की जो भित्ति होती है एग सेल की, वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन चेलेजल एंड की ओर ये अपेक्षाकृत ये भित्ति जो है वो पतली होती जाती है। कैप्सेला है, गॉसिपियम, जियामेज वगैरह में हम देखेंगे कि एग सेल के चेलेजल एंड की ओर भित्ति जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित होती है, जबकि एपिडेंड्रम में हम देखेंगे कि एग सेल के चारों ओर समान रूप से मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कहने का ये मतलब है कि ये एक जो एपरेटस होता है भिन्न भिन्न पौधों में, ये एग सेल की वॉल जो है कहीं पर थिन, कहीं पर थिक, कहीं अलग अलग तरीके से ये इसमें भित्तियां जो है वो पाई जाती हैं। एक सेल जो है वो दोनों तरफ से मैंने अभी बताया कि सिनर्जिट या सहायक कोशिकाओं से और केंद्रीय कोशिकाओं से जीव द्रव्य तंतुओं के, क्योंकि प्लाज्मोडिस्मेटा इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो ये इसमें एक फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, जिससे हर जो न्यूक्लियस है या हर जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। विकास के साथ साथ में जो एग सेल होता है वो पोलैरिटी को भी दिखाने का काम करती है, जिसमें कि उपस्थित संपूर्ण कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो कोशिका के चेलेजल भाग पर एकत्रित रहते हैं, जबकि इसके विपरीत माइक्रोपाइलर एंड पर एक विस्तृत या एक बड़ी वैक्यूल ही जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है, और
जियामेज में वैसे ही हम देखेंगे कि एग सेल में कोशिका द्रव्य जो है वो समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कहीं पर डेंस कहीं पर थिन इस तरह से नहीं रहता है। उसमें बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स जो है वो पाई जाती हैं। और एग सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो आकार में सिनर्जिड कोशिकाओं के केंद्रक से अधिक भिन्न जो है वो नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन से पूर्व इसके केंद्रक का साइज जो है वो बढ़ जाता है। यदि हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो उसके आधार पर एक सेल का कोशिका द्रव्य जो है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो निष्क्रिय होता है, और उसमें जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं उसमें क्रिस्टी भी बहुत कम दिखाई देती है, और डिक्टियोसोम्स भी अनुपस्थित होता है, बहुत कम संख्या में होते हैं और प्रायः निष्क्रिय प्रकार के ये होते हैं। चूंकि एक कोशिका का कोशिका द्रव्य निष्क्रिय होता है, अतः यह अपना पोषण जो है इन्हीं सहायक या सिनर्जित कोशिकाओं से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एग एपरेटस में सिनर्जिड कोशिकाओं और एक कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। और ये भी मैं बता दूं कि जो एग सेल है इसमें राइबोसोम और प्लास्टिड्स वगैरह भी प्रचुर मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे सिनर्जिड की, इसी एग सेल में सिनर्जिड की जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, ये डायग्राम मैं अभी हटा नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ये चीज जो है वो क्लियर शो हुआ है। सिनर्जिड की जो कोशिकाएं होती हैं ये एग सेल के साथ में संगठित होकर के एग एपरेटस बनाती हैं। जब एम्ब्रियो सेक में सिनर्जिड कोशिकाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो इस प्रकार का जो एग सेल होता है वो पूर्ण रूप से इसी सिनर्जिड कोशिकाओं के द्वारा ढका हुआ रहता है, और एक एम्ब्रियो सेक में उपस्थित सभी जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं या सहायक कोशिकाएं होती हैं प्रायः एक समान होती है। इन कोशिकाओं के माइक्रोपाइल की ओर स्थित जो छोर होता है उस पर एक हुक के जैसे या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसी को ही हम फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो कहते हैं। जो एक्सेल के में उपस्थित जो एक समान जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, इनका जो चेलेजल साइड की जो भित्ति होती है वो थोड़ी सी अस्पष्ट जो है वो होती है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि प्रत्येक जो सिनर्जिड कोशिकाओं के जो माइक्रोपाइलर छोर में भित्ति से जुड़ा हुआ एक फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पाया जाता है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो पाए जाते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो वहां से निकल करके ये प्रोजेक्शन जो है निकल करके एम्ब्रियो सेक के कोशिका द्रव्य में ये डूबे हुए रहते हैं, और ये प्रोजेक्शंस जो है वो संभवतः एम्ब्रियो सेक में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके अलावा एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर छोर की भित्ति को यांत्रिक रूप से शक्ति प्रदान करने का काम ये करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिलीफॉर्म जो प्रोजेक्शन होता है सिनर्जिड की कोशिकाओं में, इनके द्वारा जो सिक्रिटरी कुछ मतलब कुछ पदार्थ जो है वो सिक्रिट किए जाते हैं जो कि पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक की ओर आकर्षित करने में सहायक होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी वहां पर सिनर्जिड सेल में ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पाए जाते हैं। इनका बहुत अच्छा कार्य जो है वो एक एपरेटस में देखा गया है। फिर ये भी देखा गया है कि एग सेल की भांति यही जो सिनर्जिड कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो है वो पोलराइजेशन जो है वो दर्शाने का काम करता है। इसमें कोशिका द्रव्य जो है वो माइक्रोपाइलर छोर में एकत्रित रहता है, और चेलेजल छोर पर एक बड़ी वैक्यूल जो है वो दिखाई देती है, और इस वैक्यूल में कैल्शियम युक्त लवण और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं प्रायः अल्पकालिक होती हैं, और सामान्यतः निषेचन के पश्चात इनकी उपयोगिता जो है वो समाप्त हो जाती है। यदि एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड कोशिकाएं हो तो उनमें से एक जो है वो एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब के प्रवेश से पहले, और दूसरी जो सिनर्जिड कोशिकाएं हैं वो पोलन ट्यूब के प्रवेश के पश्चात जो है वो नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी जो
दूसरी सहायक जो या सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, वो पोलन ट्यूब के प्रवेश के बाद भी अनिश्चित काल तक ये वैसे ही रहे रहती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिनर्जिड हॉस्टोरिया वगैरह भी जो है वो बनता है। जैसे ट्रेपेला प्लांट है, इसमें जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं वो एम्ब्रियो के मेच्योर होने तक जीवित बनी रहती हैं, सक्रिय रहती हैं और हॉस्टोरिया के रूप में ये काम करती हैं। इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया कि सिनर्जिड कोशिकाएं जो हैं वो बाद में भी जो है वो अम, अ, मतलब जीवित जो है वो बनी रहती हैं और हॉस्टोरिया की तरह कार्य ये करती हैं। एस्टेरेसी फैमिली के सदस्यों में जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं वो एम्ब्रियो सेक से बाहर माइक्रोपाइल तक विस्तृत होती हैं। हम देख रहे हैं डायग्राम में कि ये बाहर तक जो है ये निकला हुआ है एम्ब्रियो सेक, है ना। हॉस्टोरिया जो है बन रहा है, जो कि सूचकांक की तरह ये कार्य करते हैं, है ना, जिसके कारण देख रहे हैं कि भोजन लेने का काम ये करती हैं। कई बार ये सिनर्जिड की कोशिकाएं जो हैं वो ब्रांच्ड हॉस्टोरिया बनाने का भी काम ये करती हैं। तो यहाँ पर जितनी बातें मैंने बताया, तो यदि हम सिनर्जिड कोशिकाओं को उनके कार्य के आधार पर देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य जो है सिनर्जिड कोशिकाओं का होता है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें उपस्थित जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है सिनर्जिड कोशिकाओं में, इनके द्वारा स्रावित पदार्थ, अभी मैंने बताया कि पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक की ओर आकर्षित करने का काम करती हैं, तभी पॉलिनेशन की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो संभव हो जाती है। फिर यही जो फिलीफॉर्म, ये जो सिनर्जिड की के अंदर में फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है, ये एम्ब्रियो सेक में पोषक पदार्थों के वितरण में भी सहायक होते हैं। ये सूचकांक के रूप में काम करती हैं। अप्राशित सहायक कोशिकाएं जो होती है सिनर्जिड कोशिकाएं, ये पोलन ट्यूब से पदार्थों के विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान बनाने का भी काम करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जातियों में एम्ब्रियो सेक का संपूर्ण माइक्रोपाइलर भाग जो है वो हॉस्टोरिया बनाने का काम जो है वो करते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक द्वारा निर्मित जो माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया होते हैं वो थैलेमस से भी भोजन वस्तुओं को या पोषक तत्वों को लेने का काम जो है वो करता है। फिर है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स जो है वो हमने देखा था, फिर से मैं डायग्राम को मैं रिपीट करूंगी कि वो एंटीपोडल सेल्स जो है वो एम्ब्रियो सेक में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियो सेक के चेलेजल एंड पर स्थित होती हैं और विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सेक में इनकी संख्या जो होती है वो 1 से लेकर के 300 तक भी होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल 3 ही एंटीपोडल सेल्स होंगी। इसमें जितना ज्यादा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उतना ज्यादा जो एंटीपोडल सेल्स की संख्याएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो ये देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सेक का अध्ययन किया गया तो 300 से भी ज्यादा एंटीपोडल की कोशिकाएं जो है वो होती हैं। पोलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक में हम देखे थे कि 3 एंटीपोडल सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, जो कि बाद में आगे भी जाकर के विभाजित हो जाती हैं। और कुछ पौधों में इन कोशिकाओं से के केंद्रक जो है विभाजित होकर के अनिश्चित प्रकार से कोशिकाएं जो है वो बनाने का काम करती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जियामेज में 20 के आसपास एंटीपोडल सेल्स जो है वो होती हैं और सासा पेनिकुलेटा में 300 से ज़्यादा एंटीपोडल कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती है। वहीं पर ऑइनोथेरा जो एम्ब्रियो सेक है ऑइनोथेरा का, उसमें एंटीपोडल सेल्स ही नहीं पाए जाते हैं। मैंने आपको जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट ऑइनोथेरा जो बताया था वहाँ पर भी मैंने बताई थी कि उसमें एंटीपोडल सेल्स जो है वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसी प्रकार
प्रकार से रेननकुलेसी है, एस्टरेसी है, पोएसी फैमिली के सदस्यों में भी मल्टी सेलुलर एंटीपोडल सेल्स का समूह जो है या सेट जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने ढेर सारे एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो हमको ए डायग्राम में हम देख रहे हैं, बहुत सारे एंटीपोडल सेल्स के सेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसी प्रकार से डाइकोटिलेडन प्लांट्स में क्रोकस है, आइरिस है, ग्लेडियोलस वगैरह है, और ऑर्निथोगेलम है ना। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें एंटीपोडल सेल्स की संख्या केवल 3 होती है, लेकिन उनका आकार जो है वो थोड़ा सा बड़ा जो है वो हो जाता है ना। और इस तरह से एम्ब्रियोसेक के विकास पूर्ण होने से पहले ही ये एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो मतलब वो नष्ट होने लगती हैं। और एम्ब्रियोसेक में ये कोशिकाएं जो हैं वो एक सुनिश्चित भित्ति के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहती हैं, लेकिन ब्रिसिकेसी है और मेलेस्टोमेसी है, पोलीगोनेसी वगैरह में हम देखेंगे, आर्किडेसी वगैरह में कि ये जो एंटीपोडल सेल्स में इनमें भी है। एक एग्जांपल में बताती है ऑर्किडेसी वगैरह, इनमें भी 3 की संख्या में एंटीपोडल न्यूक्लियस जो है वो होते हैं, लेकिन उनमें भित्तियों का निर्माण जो है वो नहीं होता है। वहीं पर यदि हम देखेंगे तो ये रेननकुलेसी फैमिली के एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो हैं, जिसमें कि इनको देखने से ये हम देख रहे हैं कि ये जो रेननकुलेसी फैमिली का एकोनाइटम का जो एंटीपोडल सेल्स है, और इसको देखने से ये लग ही नहीं रहा है कि ये एंटीपोडल सेल्स है। ये बिल्कुल एक ग्लैंड्स की तरह जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये आकृति में बहुत बढ़ करके ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाने का भी काम ये करती है। तो एंटीपोडल सेल्स में भी हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, डिक्टियोसोम्स जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके कोशिका द्रव में बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स वगैरह भी पाई जाती हैं, जो कि उसमें डिक्टियोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो पाया जाता है। और अनेक जातियों में इन कोशिकाओं में पेपिलेट प्रोजेक्शंस भी जो है वो पाए जाते हैं, जो कि कोशिका भित्ति से निकलती हैं। तो इस प्रकार से वही जो पहले मैंने बताया था, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो होते हैं। हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ये देखा गया है कि इन एंटीपोडल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में परऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और एस्कॉर्बिक एसिड की सांद्रता बहुत अधिक पाई जाती है। हिस्टोकेमिकल के आधार पर भी इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो है बहुत सक्रिय जो है वो देखा गया है, और इनकी संरचना और पोषक जो मतलब इनका कार्य जो है वो पोषक कोशिकाओं के समान जो है वो देखा गया है। अर्थात ये कोशिकाएं जो है वो एम्ब्रियो से के न्यूट्रिशन से संबंधित जो है वो मानी जाती हैं, और हॉस्टोरिया की तरह कार्य करके भोज्य पदार्थों को लेने का काम ये करते हैं। फिर है सेंट्रल सेल्स जो होती हैं। डायग्राम में मैंने बताया कि ये एम्ब्रियोसेक में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है ये जो सेंट्रल सेल है। हम देख रहे हैं बीच में पोलर न्यूक्लियाई जो है वो बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक कहना चाहिए सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है, और इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है वो पोलर न्यूक्लियस कहलाता है, जो कि बहुत ही आकर्षक और स्पष्ट न्यूक्लियोलस इसमें पाए जाते हैं। और ये केंद्रक जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात एंडोस्पर्म बनाने का काम करता है। अतः ये जो सेंट्रल जो सेल होता है वो एंडोस्पर्म, इसको हम एंडोस्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियर या सेंट्रल सेल को हम एंडोस्पर्म मदर सेल भी जो है वो कहते हैं। विभिन्न जातियों में पोलर न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि 4 न्यूक्लिएट ऑइनोथेरा में 4 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं, और एक है ना, और किसी किसी में केवल एक ही होता है
है ना। और प्लम्बेगो वगैरह में जो है वो फ्यूजन करके ये संलयित होकर के ये पॉलीप्लॉइडल पोलर न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं। और इस केंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स वगैरह जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये दोनों पोलर जो न्यूक्लियस होते हैं वो पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने से पहले या उसके बाद ही आपस में संलयित होकर के सेंट्रल न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं। इसको हम सेकेंडरी एम्ब्रियो सेक न्यूक्लियस भी कहते हैं, अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब इसकी पोलर न्यूक्लियस के कई नाम हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या इसको हम सेकेंडरी एम्ब्रियो सेक न्यूक्लियस कहते हैं, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, या इसको पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियस भी जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इनका संबंध जो है वो एग सेल से और सिनर्जिड सेल से भी जो है वो होता है। फिर है मल्टीपल एम्ब्रियोसेक। मल्टीपल एम्ब्रियोसेक जो है वो होते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियोसेक जो है सामान्यतः प्रत्येक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर्स जो है वो होता है, और ये अंततः एक एम्ब्रियोसेक जो है वो बनाने का काम करता है। परंतु ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियोसेक का पाया जाना भी एक एबनॉर्मल या असामान्यता ऐसी कंडीशन भी जो है वो पाई जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक से अधिक भी जो है एम्ब्रियो सेक जो है इसमें पाए जाते हैं कुछ पौधों में। और इस तरह से ये मल्टीपल एम्ब्रियो सेक की उत्पत्ति जो है वो कई कारण से जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सेक जो है वो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक जो है वो बनता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस तरह से एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का बनना जो है उसके कई कारण होते हैं। पहला तो होता है कि जो बीजांडकाय होता है या उसमें मल्टी सेलुलर आर्कीस्पोरियम की उपस्थिति, जो न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं उसमें मल्टी सेलुलर आर्कीस्पोरियम सेल की उपस्थिति जो है वो होती है, जो कि प्राय कैजुराइना में फेबेसी और रोजेसी, रेननकुलेसी, लिलिएसी फैमिली में इस तरह का मल्टी सेलुलर आर्कीस्पोरियम सेल वाला कंडीशन जो है वो पाया जाता है। और कंपोजिटिव फैमिली में यदि हम देखेंगे तो केवल एक ही आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है वो फंक्शनल होती है, परंतु इनके विभाजन से जो 4 मेगा स्पोर्स बनता है उनमें से एक से अधिक मतलब 4 गुरु बीजाणुओं में से एक से अधिक मेगा स्पोर्स एम्ब्रियो सेक जो है वो बनते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड एम्ब्रियो सेक है प्राय एक सामान्य एंडोथीशियम से ढके हुए होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मल्टीपल एम्ब्रियो सेक का बनना जो है वो होता है। और अधिकांशतः जो मल्टीपल या संयुक्त एम्ब्रियो सेक होता है उनमें से केवल एक ही एम्ब्रियो सेक जो है वो परिपक्व होता है, और शेष जो है वो परिपक्व होने से पहले ही अपरासित जो है वो हो जाते हैं। और कभी कभी संयुक्त या जो कंपाउंड जो एम्ब्रियो सेक या मल्टीपल एम्ब्रियो सेक बन रहा है उसमें से 2 या अधिक एम्ब्रियो सेक की भित्ति का विघटन जो है वो होता है, जिसके कारण उनके जो घटक होते हैं एक सामान्य गुहिका में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके बीच की भित्ति जो है वो नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से सामान्य जो कॉमन एम्ब्रियो सेक से 2 या अधिक एग सेट है या एंटीपोडल सेल्स के समूह या पोलर न्यूक्लियस के सेट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक ही मतलब जगह पर ढेर सारे हमको एम्ब्रियो सेक जो है वो हमको दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट में हमने बताया था कि न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, कि एम्ब्रियो सेक का न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो एम्ब्रियो सेक जो होता है वो अपने पोषण के लिए, या भ्रूण कोश जो होता है वो अपने पोषण के लिए चेलेजल, न्यूसेलर और इंटेग्यूमेंट्री जो टिश्यूज होते हैं उन पर निर्भर करता है। यदि हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमको याद होगा तो शुरू में मैंने सेलुलर जो बनाया था, तो इंटेग्यूमेंट्स
होता है, चेलेजल होता है ना, न्यूसेलस होता है। तो इन कोशिकाओं पर ये एम्ब्रियो से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो डिपेंड करता है। और मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम ओव्यूल का जो चेलेजल एंड होता है वो एम्ब्रियो सेक का मुख्य पोषक मार्ग जो है वो होता है। मतलब जो ओव्यूल का चेलेजल एंड होता है वहां से सबसे ज्यादा ये भोज्य पदार्थ लेने का काम करते हैं एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो का पोषक पदार्थ जो है वो न्यूसेलर टिश्यू को भी पार करके जो है वो एम्ब्रियो सेक तक भी जो है पहुंच जाता है। मतलब सभी कोशिकाओं से ये भोजन लेने का काम जो है वो करता है। और प्रायः जो एम्ब्रियो सेक का जो चेलेजल एंड है या ओव्यूल के आधार पर स्थित जो अन्य जो वेस्कुलर बंडल्स वगैरह भी जो पाए जाते हैं या कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जैसे कि एपिस्टेसी, हाइपोस्टेसी वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर पाई जाती हैं। इनसे भी भोजन लेने का काम ये करती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं वो भोजन को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। परंतु रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा स्टडी किया गया तो ये निश्चित किया गया है कि हाइपोस्टेस की अपेक्षा ओव्यूल के चेलेजल भाग की कोशिकाएं और जो एंडोथीलियम की कोशिकाएं होती हैं इनका एम्ब्रियो सेक के पोषण से अधिक संबंध जो है वो होता है। मतलब एंडोथीलियम की कोशिकाएं और चेलेजल एंड की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो है एम्ब्रियो सेक ज्यादातर भोजन लेने का काम करता है। और फर्टिलाइजेशन से पहले और उसके बाद भी एम्ब्रियो सेक के पोषण में कुछ परिवर्तन जो है वो हो जाते हैं। और निषेचन से या फर्टिलाइजेशन से पहले एंटीपोडल कोशिकाएं सेंट्रल कोशिका को और सिनेर्जिड कोशिकाएं एक सेल को भोजन पहुंचाने का काम करती हैं। परंतु फर्टिलाइजेशन के बाद चूंकि एंटीपोडल और चेलेजल कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट होने लगती हैं, अतः पोषण का कार्य भी जो है वो चेलेजल एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया और माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया के द्वारा जो है वो किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट होने लगती हैं तो इसी जो हॉस्टोरिया का निर्माण एंटीपोडल कोशिकाओं से होता है वो अन्य और कोशिकाओं के माध्यम से भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इस तरह से जो एम्ब्रियो सेक होता है उनको भोजन मिलने का काम जो है वो होता है। और एम्ब्रियो सेक की सतह पर उपस्थित जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं वो एम्ब्रियो सेक को पोषण पदार्थ या पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करती हैं। कभी कभी संपूर्ण जो बीजांडकाय की या न्यूसेलस की या बीजांडकाय होता है वो एम्ब्रियो सेक के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि ओव्यूल के आसपास की जितने भी जो कोशिकाएं होती हैं वो भोजन लेने का काम जो है वो करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एम्ब्रियो सेक का इंटेग्यूमेंट के साथ में कांटेक्ट जो है हो जाता है। क्योंकि यदि हम एक ओव्यूल को देखेंगे तो उसके आसपास की जितनी चेलेजल और न्यूसेलर कोशिकाएं हैं जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है तो उनको भोजन के रूप में इन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं तो वो नष्ट होने लगती है। तो बाहरी में फिर क्या आता है, इंटेग्यूमेंट की कोशिकाएं जो है वो रह जाती हैं। तो डायरेक्ट ही एम्ब्रियो सेक का कांटेक्ट जो होता है वो इंटेग्यूमेंट की कोशिकाओं से जो है वो हो जाता है। और इसके कारण ही हम देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट की भीतरी त्वचा जो होती है या भाग जो होता है वो ग्लैंडुलर जो है वो हो जाता है। और ये जो है वो बाहरी ऊतकों से न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिएंट को अवशोषित करके एम्ब्रियो सेक तक पहुंचाने का काम करता है। और इस तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को भोजन मिलने का काम जो है या पोषण मिलने का काम जो है वो होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोजिनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वो होता है। और यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो समाप्त करूंगी। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।